अब जो आबनाए हुर्मुज़ पे ईरान और ओमान का मुआहिदा है, क्या ये अमेरिका के लिए विनिंग ट्रॉफी है? आज देखा जाए तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बगैर पैसों के ईरान खोल भी दे, जो कि हाइपोथेटिकल है, तो क्या अमेरिका ये कह सकेगा कि उन्होंने जंग जीत ली है? अब अमेरिका फिर क्या करे? जो अमेरिका ने अब किया है, हालांकि वो स्ट्रैटेजी पॉइंट है, मैं उसको फॉल्टी स्ट्रैटेजी समझता हूँ। मुझे लगता है वो इसमें इलेक्शन पास करना चाहते हैं, यही एक ऑप्शन उनके पास रह गई है जो मेरी नजर। चाइना क्यों नहीं करने देगा? दुनिया की तकरीबन 60% रेयर अर्थ मिनरल चाइना में है। दुनिया की 90% जो प्रोसेसिंग है रेयर अर्थ मिनरल की वो चाइना करता है। जो अमेरिका की डिपेंडेंसी किसी मुल्क पर है वो है रेयर अर्थ मिनरल पर। तो तमाम ये पैट्रियट, हार्ड और टोमाहॉक मिसाइल कंपनियों ने अमेरिकी सदर को जो टाइमलाइन दी है 2029 से लेकर 2031 तक स्टॉक पाइल उस स्टेज पर जाएगा जो जंग से पहले था। ये फील्ड मार्शल के दौरे, फिर ओमान के साथ एग्रीमेंट, अब कतरी वज़ीर-ए-आज़म वहां हैं। अमेरिकन मिलिट्री माइट अब वो रही नहीं है, वो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है उनको स्टॉक पाइल की वजह से। यूक्रेन तक तो स्टॉक पाइल अपना शॉर्ट हो चुका है, उसको डिफेंस वेपन नहीं जा रहे। जो हमारे फील्ड मार्शल लेकर गए हैं और जो इस्लामाबाद एमओयू है वही फाउंडेशन है मेरी नजर में आज भी। एमओयू में कोई फॉल्ट है, मसला ये हुआ है कि उसकी इंटरप्रिटेशन डिफरेंट तरीके से की गई दोनों तरफ से। इससे आजकल क्यों ऑपरेशन सिंदूर पर तकारीर कर रहे हैं 1 साल बाद? एपी सिंह उनके जो एयर चीफ मार्शल थे पिछले वाले वो रिटायर हो गए और 9 अगस्त को आकर उन्होंने कहा था हमने पाकिस्तान के 5-6 जहाज गिराए, 5-6 तकरीबन 90 दिन बाद बता रहे हैं। अच्छा, उनको अभी तक ये भी किसी ने बताया था 5 है या 6 है। और एयर वाइस मार्शल को 11 मई को पता था जब उसने एयर वाइस मार्शल औरंगजेब ने ब्रीफिंग की थी, जहां उनका रैकेट बताया था, कोऑर्डिनेट्स बताए थे, टाइप ऑफ एयरक्राफ्ट बताए थे। टर्की ने अपने काफी मिलिट्री एसेट सीरिया में मूव किए हैं और वहाँ एक स्टैंड ऑफ की नजर आ रही है इजराइल के साथ। जाहिर है तुर्की चाहता है कि ये मुल्क स्टेबल रहे और एंटी तुर्की हुकूमत यहाँ ना कोई आए। इजराइल को ये पता है कि अगर यहाँ पे एक स्टेबल गवर्नमेंट आ गई और प्रो टर्की आ गई तो यहाँ पे मेरा इन्फ्लुएंस खत्म हो जाएगा, जो ग्रेटर इन्फ्लुएंस की मेरी जो है डिजाइन है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाएंगे। ये जो मक्का एग्रीमेंट हुआ है, डिफेंस एग्रीमेंट, इसकी एक्सपेंशन की बहुत बात हो रही है। कुछ लोगों की राय है कि ये 3 मुल्कों तक महदूद रहना चाहिए, कुछ की राय है कि इसको बढ़ाते रहना चाहिए। आप क्या समझते हैं, इसको 3 मुल्कों तक महदूद नहीं रहना चाहिए? 3 मुल्कों में ये मैनेज करना निस्बतन आसान है। हाँ, डिसएडवांटेज क्या है कि आप नंबर में 3 है, आप अगर कहीं डिप्लोमेटिक एफर्ट चलाना चाहते हैं, आप पर कोई क्वेश्चन करता है तो आप 3 ही स्टैंड करेंगे एक दूसरे के लिए। जब आप एक्सपैंड करते हैं तो आपका एक डिप्लोमेटिक प्रेशर बढ़ जाता है, आपका लीवरेज बढ़ जाता है। फिर अगर खासतौर पर रीजनल ममालिक शामिल हो जाए तो जो फॉल्ट लाइन होती है वो कवर हो जाती है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुज़म्मिल सरवरदी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूं मुज़म्मिल सरवरदी। बहुत दिनों बाद आज मेरे काबू आए हैं कोमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब। बहुत भागे हैं ये मुझसे और इन्होंने बड़ा अवॉइड करने की कोशिश की है, लेकिन बहरहाल मैंने इनको किसी तरह दोबारा काबू कर ही लिया है क्योंकि मेरे व्यूअर्स इनको बहुत पसंद करते हैं। अस्सलाम वालेकुम खालिद चिश्ती। वालेकुम जी मुजम्मिल साहब, आपका भी शुक्रिया और आपके व्यूअर्स का ज़ाहिर है उनका भी शुक्रिया जो इतनी पैटर्नेज हम दोनों को करते हैं और देखना चाहते हैं हम इकट्ठे बात करें, लेकिन इत्तेफाक से मसरूफियत इस तरह की थी। बहुत शुक्रिया चिश्ती साहब, आपसे ईरान अमेरिका वॉर पे हमेशा बात हुई, आपने कहा विनिंग ट्रॉफी चाहिए सिर्फ अमेरिका को, ईरान को कोई विनिंग ट्रॉफी नहीं चाहिए। अब जो आबनाए हुर्मुज़ पे ईरान और ओमान का मुआहिदा है, क्या ये अमेरिका के लिए विनिंग ट्रॉफी है? जी मुजम्मिल साहब, बुनियादी तौर पर देखिए डिपेंड करेगा कि ईरान क्या रिलैक्सेशन ले पाया है। दैट मीन्स कि अगर आज देखा जाए तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बगैर पैसों के ईरान खोल भी दे, जो कि हाइपोथेटिकल है, तो क्या अमेरिका ये कह सकेगा कि उन्होंने जंग जीत ली है? क्योंकि फिर मेरे जैसे लोग और आप जैसे लोग ये कहेंगे कि ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ तो पहले भी खुला हुआ था, तो इसमें क्या अचीव किया अमेरिका ने? फिर $38 बिलियन लगा के, फिर इतने ट्रिलियन का खर्चा करके, दुनिया को हॉस्टेज बना के, तेल महंगा करके। तो मेरा ख्याल है कि मेरा नहीं ख्याल कि अमेरिका इसको विनिंग ट्रॉफी कह सकेगा। अब वो स्ट्रैटेजी जो कर रहे हैं उस पर तो अभी सवाल आपने नहीं किया, लेकिन ऑल टुगेदर डिफरेंट है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ एक सिंबल बन गया विक्ट्री का और विनिंग ट्रॉफी की शक्ल इख्तियार कर गया, क्योंकि उसके सपोर्ट में हम एग्री करेंगे कि ना लोगों को अब याद है रजीम चेंज याद है, ना उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम याद रहा, ना उनके बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल याद रहे। याद रह गया दुनिया को तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है जो आज भी है और वो भूलने नहीं दे पा रहे। ना अमेरिका भूलने दे रहा है किसी तरीके से, ना ईरान भूलने दे रहा है। तो आई थिंक विनिंग ट्रॉफी तो अभी भी ईरान के पास यही है और लीवरेज उनको पता है कि आखिरी है, क्योंकि पिछले साल भी हमला हुआ, 7-8 महीने बाद अमेरिका दोबारा आ गया। प्रेसिडेंट ट्रंप का रिकॉर्ड है कि उन्होंने नापसंद किया था उस एग्रीमेंट को जो जेसीपी हुए थे। तो उसकी रोशनी में मेरा ख्याल है अमेरिका चाहे या ना चाहे, लेकिन मेरा ख्याल है कि ईरान उस वक्त तक क्लोज नहीं करेगा जब तक एक वेरीफाइबल उसको मैकेनिज्म नहीं मिलेगा जो विजिबली ईरान अपने लोगों को दिखा सके जो इतना हर्ट है ईरान की इस ईरान अमेरिका जंग की वजह से। अब अमेरिका फिर क्या करेगा? अमेरिका ने जो अब किया है वो टाइम बाय करने का, वही मेरा ख्याल एक ऑप्शन है। या तो वो एक्सेप्ट करके एक ऐसा लीवरेज दे जो एक टेंजिबल मेजरेबल हो, जो अमेरिका नहीं चाहेगा क्योंकि उनके भी इलेक्शन है, इजराइल के भी इलेक्शन है, और एक विनिंग ट्रॉफी की शक्ल में मैनिफेस्टेशन नहीं करेगा अमेरिका।
जो अमेरिका ने अब किया है, हालांकि वो स्ट्रैटेजी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं उसको फॉल्टी स्ट्रैटेजी समझता हूं, क्योंकि जो इकोनॉमिक प्रेशर होते हैं ये जंग से पहले होते हैं। आप भी एग्री करेंगे मुजम्मिल साहब, यानी कि पहले आप क्वारंटीन करते हैं, आइसोलेट करते हैं, इकोनॉमिक प्रेशर डेवलप करते हैं, लोगों को इंस्टिगेट करते हैं कि आप पर जो सख्तियां हैं वो आपकी हुकूमत की पॉलिसी की वजह से। ये जंग के बाद नहीं किया जाता, ये पहले किया जाता है, और लोगों को इस हद तक मजबूर कर दिया जाता है कि वो ऑलमोस्ट राइप होती है सिचुएशन हमले के लिए, तब आप हमला करके अपना मकसद अचीव कर लेते हैं। लेकिन यहां मैं देख रहा हूं कि पहले पूरी मिलिट्री माइट अनलीश कर दी, पहले कहा गया कि लोगों को कहा टेक ओवर कर लो अपनी हुकूमत को, हमने इतने लीडर शहीद कर दिए। उसके बाद जब वो नहीं हुआ तो फिर इकोनॉमिक स्ट्रैंगुलेशन। इकोनॉमिक का जो चॉइस है इस वक्त, ये अमेरिका के पास चॉइस इस वक्त है कोई नहीं। मुझे लगता है वो चाहते हैं कि ये जो सब्जेक्ट है लोगों के जहनों में, आप और मुझ जैसे जो स्टूडेंट हैं स्ट्रैटेजी के, उनके जहनों से फेड आउट हो जाए। फेड आउट का मतलब ये है कि वो लोगों को अब ये कहते रहेंगे कि मैंने बड़ी जबरदस्त क्वारंटीन किया है, इकोनॉमिक आइसोलेशन कर दिया है। मुझे लगता है वो इसमें इलेक्शन पास करना चाहते हैं, यही एक ऑप्शन उनके पास रह गई है जो मेरी नजर में। तो फिर इकोनॉमिक सैंक्शंस विनिंग ट्रॉफी हो गए। इकोनॉमिक सैंक्शन वो मैनिफेस्ट हो नहीं पाएंगी मुजम्मिल साहब उस तरीके से, जिस तरह एक वॉर मैनिफेस्ट होती है, वो टेंजिबल होती है, क्लियर कट रिजल्ट होता है, टाइम बार्ड होता है और वेरीफाई हो जाता है। लेकिन यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि रोजाना की बुनियाद पर कोई स्टॉक मार्केट थोड़ी है कि लोग अनाउंस करेंगे कि इतने परसेंट स्टॉक गिर गया, या इतने परसेंट ईरान को इफेक्ट हुआ है, या इतने परसेंट कम तेल बेचा है। वो नहीं होगा। बुनियादी तौर पर सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस चाइना की तरफ से आएगी। ये इतना आसान नहीं होगा इकोनॉमिकली स्ट्रैंगुलेशन करना। इकोनॉमिकली स्ट्रैंगुलेशन अगर करते तो ये फौरन बाद, जब पीस बोर्ड हुआ था उसके बाद शुरू कर देते, तो एक बिल्डअप कर लेते, उस वक्त दुनिया उनके साथ थी। फिर आपने देखा कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने खुद ऑफेंड किया, ना सिर्फ कनाडा को, यूरोप को, नेटो को, डेनमार्क को, स्विट्जरलैंड, ग्रीनलैंड के मौजू पर। और उसके बाद आप देखें कि आने वाले वक्तों में उन्होंने बाकी मुल्कों को भी बुरा भला कहा जिन्होंने उनका साथ नहीं दिया था, खासतौर पर नेटो, यूरोप को और इवन इंग्लैंड को। तो मेरा ख्याल है कि उस तरह की अब दुनिया ने जो प्राइस दे ली है, दुनिया की तो ये जंग थी ही नहीं। अब ऑयल प्राइसेस जो बढ़ी हैं, अब कमोडिटीज बढ़ रही हैं, खाद बढ़ जाएगी और बड़ी चीजें होंगी, तो ये मेरा नहीं ख्याल दुनिया विलिंगली करेगी, और खासतौर पर चाइना नहीं करने देगा। और चाइना क्यों नहीं करने देगा उस पर हम अलग बात कर सकते हैं। चाइना क्यों नहीं करने देगा? चाइना मुजम्मिल साहब इसलिए नहीं करने देगा कि चाइना के बहुत स्टेक हैं। देखिए, आपको याद कराता चलूं, रिफ्रेश कर देते हैं आपके व्यूअर्स को भी, कि जब प्रेसिडेंट ट्रंप ने टेक ओवर किया था तो उन्होंने बड़े हैवी टैरिफ चाइना पर लगाए थे। फिर जब चाइना ने काउंटर टैरिफ लगाए तो अमेरिका को बैक ऑफ करना पड़ा और वापस चलेगी रिलैक्सेशन में। वो क्यों हुआ था? दैट मीन्स वो एक किस्म इकोनॉमिक स्ट्रैंगुलेशन करने की कोशिश थी ना चाइना को, कि उनका इन्फ्लुएंस कम किया जा सके। लेकिन अमेरिका की अपनी डिपेंडेंसी इतनी ज्यादा है चाइनीज प्रोडक्ट्स के ऊपर, और खास तौर पर रेयर अर्थ मिनरल के बारे में। रेयर अर्थ मिनरल का बहुत ज्यादा लीवरेज चाइना के पास इसलिए है कि दुनिया की तकरीबन 60% रेयर अर्थ मिनरल चाइना में है। दुनिया की 90% जो प्रोसेसिंग है रेयर अर्थ मिनरल की, वो चाइना करता है। लेकिन फिर आपके व्यूअर्स पूछेंगे कि रेयर अर्थ मिनरल क्यों इतने जरूरी हैं? वो इसलिए ज्यादा जरूरी हैं कि जो वेपन्स डिप्लीट हुए हैं स्टॉक पाइल्स, उसमें सबसे ज्यादा अगर मटेरियल चाहिए जो अमेरिका की डिपेंडेंसी किसी मुल्क पर है, वो है रेयर अर्थ मिनरल पर। और जैसे मैंने कहा, दुनिया का 90% प्रोसेस चाइना करता है। तो जिसका मतलब है कि इनडायरेक्टली इकोनॉमिक अपनी जगह डिपेंडेंसी, लेकिन रेयर अर्थ मिनरल की बहुत ज्यादा अमेरिका की और उनके वेपन्स के लिए डिपेंडेंसी चाइना पर है। अब चाइना का जब एक्सप्लॉयटेशन अगर हुई, तो पहले ही तमाम डाटा स्टैटिस्टिक्स जो मैं पढ़ पाया हूं, तमाम ये पैट्रियट, थर्ड और टॉमाहॉक मिसाइल कंपनियों ने अमेरिकी सदर को जो टाइमलाइन दी है कि जो हम स्टॉक पाइल पे जा सकते हैं वापस, जो जंग से पहले स्टॉक पाइल की पोजीशन थी, उसमें 5 से 6 साल 2029 से लेकर 2031 तक स्टॉक पाइल उस स्टेज पर जाएगा जो जंग से पहले था। ये उस सूरत में कि रेयर अर्थ मिनरल की सप्लाई जारी रहे, जो कि बेसिक इंग्रेडिएंट है। और अगर वो डिस्टर्ब हुआ, जो चाइना ने काउंटर करके स्लो डाउन कर दिया, तो बहुत क्राइसिस अमेरिका के उस डेटरेंस के लिए हो जाएंगे जो जंग से पहले थी और अब बहुत ज्यादा हद तक जंग की वजह से कॉम्प्रोमाइज हुई है। इसका मतलब है चाइना पर सैंक्शंस नहीं लगाएगा अमेरिका, चाइना पर नहीं लगा सकता। लगाएगा तो देखिए फिर उसके प्राइस टैग है ना। एक ऑप्टिकली अगर वो लगाना चाहेगा तो पिछली दफा आपने देखा था कि चाइना ने इस तरह सिट बैक नहीं किया था जब अमेरिकन प्रेसिडेंट ने आते ही टैरिफ बहुत बढ़ा दिया था चाइना पर। तो फिर क्या करना पड़ा? फिर ऑप्टिकली भी उनको वापस लेना पड़ा था। तो मेरा ख्याल है वो कहने की हद तक प्रेशराइज जरूर करेंगे, और जो जो मुल्क अमलदारी कर सके इस इकोनॉमिक सैंक्शन में, क्वारंटीन में, वहां तक तो साथ दे देंगे। लेकिन चाइना मेरा ख्याल है खुलकर इसलिए भी नहीं देगा कि देखिए, चाइना ने बुनियादी तौर पर एक और चीज ध्यान में रखनी चाहिए। चाइना जो ईरान से तेल ले रहा है वो तकरीबन 1.69 मिलियन बैरल रोजाना लेता है, जो हम कई दफा बात कर चुके हैं। 90% एक्सपोर्ट चाइना को करता है ईरान बुनियादी तौर पर, ऑल दो बड़ा इकोनॉमिकल रेट पे करता है। वो चाइना की सिर्फ 13% रिक्वायरमेंट पूरी करता है।
अगर आप स्टैटिस्टिक पढ़ें, जो मैं पढ़ रहा था कि चाइना की इस वक्त ऑयल की कंजम्पशन क्या है, चाइना ने अपनी ऑयल कंजम्पशन हाफ पे ले आया है। दैट मीन्स तकरीबन 5 लाख मिलियन बैरल पे ले आया, जो कि 10 मिलियन थी रोजाना की बुनियाद पर, ये थी एवरी डे। वो कम इसलिए उसने की है कि अमेरिकन जो है वो प्राइसेस अगर ऑयल के ऊपर जाती हैं और किसी और मुल्क को फायदा होता है वो ना हो। अमेरिका के इस जंग के बाद से चाइना ने बहुत ज्यादा रोल प्ले किया है, क्योंकि उसका स्टॉक बहुत ज्यादा है, ऑलमोस्ट 100+ डेज का स्टॉक है, और पाकिस्तान की निस्बत 17 गुना ऑयल की कंजम्पशन ज्यादा है। हमारा 1 मिलियन है और उससे 17 गुना के करीब वो ज्यादा ऑयल यूज करता है चाइना। अब उन्होंने कॉम्प्रोमाइज करके स्लो डाउन किया हुआ है। तो मेरा ख्याल है कि चाइना इतनी जल्दी काउ डाउन जिसको कहते हैं ना, या कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा, वो अपनी टर्म पे ही खेलेगा। प्रेसिडेंट ट्रंप बाकी मुल्कों को प्रेशर करते रहेंगे, वो क्योंकि जैसे मैंने कहा मेजरेबल नहीं है, तो ऑप्टिकली शायद वो इलेक्शन आने तक कहते रहेंगे कि हमने आइसोलेट कर दिया ईरान को, हमने बिल्कुल घुटने टेकने, वो तो बस गिरने वाले हैं। लेकिन वो हम अलहदा बात कर सकते हैं अलहदा सवाल पर कि फिर ईरानी लोगों पर इसका क्या असर होगा और वो कितनी बीटिंग ले सकेंगे या नहीं ले सकेंगे। पर नेवल ब्लॉकेट के होते हुए चाइना को तेल तो नहीं जा रहा ना आजकल? जी, आजकल कॉम्प्रोमाइज हुआ हुआ है, इसमें तो कोई शक नहीं है, हुआ हुआ है। लेकिन मैं जैसे अर्ज कर रहा हूं कि सिर्फ इतनी आइसोलेशन अगर चाइना की जाएगी तो चाइना भी तो काउंटर रिटेलिएट करेगा ना। और फिर जहां जहां चाइना का अपना इन्फ्लुएंस अपनी जगह है, ईरान का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस बढ़ चुका है एज कंपेयर टू द वॉर। देखिए मुजम्मिल साहब, जंग से पहले डायरेक्ट ईरान के साथ कोई हार्डली मुल्क इंगेज कर रहा था, क्योंकि आइसोलेशन का खतरा था उनको खुद, क्योंकि अमेरिकन प्रेसिडेंट थ्रेट करते थे। लेकिन जंग के दौरान इंडिया ने अप्रोच किया, कोरिया ने अप्रोच किया, जापान ने अप्रोच किया। ये इंडिया को इसलिए अप्रोच करना पड़ गया ईरान को कि उनको पता था कि हम उनको बावर ये कराएं कि हम आपके खिलाफ जंग में शामिल नहीं है। अगर कोई शामिल है तो वो मुल्कों को पनिशमेंट दें या उनको प्रेशराइज करें, लेकिन हमारे पर तो सैंक्शंस ना उठाएं। दैट मीन्स जब आप चाइना के साथ और कॉम्प्रोमाइज करके चाइना चला जाता है, ईरान के साथ डायरेक्ट चला जाता है, कोरिया, जापान, इंडिया चला जाता है, तो इसका मतलब है कि वो अमेरिकन इन्फ्लुएंस को हटा के या रद्द करके या किस हद तक कॉम्प्रोमाइज करके वहां तक गए हैं ना। तो आई थिंक वो इन्फ्लुएंस नहीं अब रह गया जो अमेरिका का पहले था, कि वो जिसको कहेंगे वो बिल्कुल उसी तरह ताबेदारी होगी। ईरान का बहुत बड़ा अपना स्टेक भी है मिडल ईस्ट में, इन्फ्लुएंस सबसे करके दिखा दिया, और आने वाले वक्तों में मेरा नहीं ख्याल कि अमेरिका उस तरह टेल ट्विस्टिंग कर सकेगा उन मुल्कों की जो पहले करने की पोजीशन में था, खासतौर पर जब बोर्ड और पीस हुआ था। ये फील्ड मार्शल के दौरे, फिर ओमान के साथ एग्रीमेंट, अब कतरी वजीर आजम वहाँ हैं, लोग कह रहे हैं कि देयर इज अ ब्रेक थ्रू, शायद अमेरिका नेवल ब्लॉकेट हटा ले और वो आबनाए हुर्मुज़ खोल दें। और मार्को रूबियो ने भी कहा है कि अब हम मजीद बमबारी करने का इरादा नहीं रखते। व्हाट इज दिस? ये वही उससे लिंक करें, मैं जो पिछली बात पे अर्ज कर रहा था कि बुनियादी तौर पर अमेरिकन मिलिट्री माइट अब वो रही नहीं है, वो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है उनको स्टॉक पाइल की वजह से। यूक्रेन तक तो स्टॉक पाइल अपना शॉर्ट हो चुका है, उसको डिफेंस वेपन नहीं जा रहे, कोरिया से उन्होंने वापस विड्रॉ करनी है, अमेरिका के अपने इतने डिप्लीट हो गए हैं, तो उनके पास मेरा ख्याल है चॉइस ही नहीं रहेगी। और वो जो ट्रस्ट डेफिसिट हुआ है, उनको पता है कि ये जो रिटेलिएशन अगर हुई हमलों की तो वो मिडल ईस्ट के मुल्कों पर होनी है। मिडल ईस्ट के मुल्कों को वो पहले ही ऑलमोस्ट मदद कर चुके हैं डिफेंड करने की, क्योंकि उनके पास इतने वेपनरी नहीं है। तो आई थिंक उनको एंगेजमेंट के अलावा कोई चॉइस नहीं है। जो हमारे फील्ड मार्शल लेकर गए हैं और जो इस्लामाबाद MOU है, वही फाउंडेशन है मेरी नजर में आज भी। हुआ मसला ये नहीं है कि उस MOU में कोई फॉल्ट है, मसला ये हुआ है कि उसकी इंटरप्रिटेशन डिफरेंट तरीके से की गई दोनों तरफ से। ईरान ने अपने तरीके से किया है, अमेरिका ने अपने तरफ से किया है, और ईरान खास तौर पर समझता है कि ट्रस्ट डेफिसिट बढ़ाया है अमेरिका ने ओमान को इनकरेज करके कि तुम इन दिनों में, जब तक ये 60 दिन का जो पीस था, उसमें तुम ओमान की कोस्ट की तरफ से अपने बहरी जहाज सारे आने जाने दो, ताकि ईरान की ये मिथ टूट जाए कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ मेरे कंट्रोल में है। आपको याद होगा जो कतर और सऊदी अरब के जो टैंकर्स पर हमला किया था, वो ओमानी कोस्ट के पास से गुजर रहे थे। ईरान ये बताना चाहता है कि कोई भी कहीं से भी आप गुजारेंगे, मेरी मर्जी के बगैर नहीं होगी। तभी आप ओमान के साथ एक और न्यू फाउंड एक स्ट्रैटेजी पे अमल कर रहे हैं, जिसके अंदर शायद वो मिडिल वे को रास्ता ढूंढ रहे हैं। 8-10 किलोमीटर का एक कॉरिडोर है जहां से गुजरेंगे, लेकिन ईरान की मर्जी के बगैर नहीं। अच्छा, आप जरा इंडिया की तरफ आ जाते हैं। मैं कि इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर का भी इंटरव्यू सुन रहा था, वो कह रहा था कि हमारे पास 36 राफेल हैं। देखें, हमने उनकी ओवरऑलिंग के लिए 36 राफेल का ही टेंडर किया है। अगर हमारा कोई राफेल गिरा होता तो हम 36 का टेंडर क्यों करते? कह सकते हैं, वो कुछ भी कह सकते हैं कोई बहुत मसला नहीं है। अगर ऐसी बात होती तो फिर मैं एयर मार्शल भारती को याद कर रहा हूं, जिन्होंने वो 11 तारीख को, शायद 11 मई 2025 को प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। तो उन्होंने, उनसे पूछा गया था नुकसान आपका हुआ है, तो उन्होंने कहा हो जाता है। उन्होंने कहा कि वो फिर कितने नुकसान हुआ आपका, उसने कहा ये नहीं बता सकते।
फिर उनसे पूछा गया था कि आपने पाकिस्तान के कितने जहाज बताए, उन्होंने कहा ये भी हमारी नेशनल सिक्योरिटी के खिलाफ है कि हम बताएं कि हमने कितने गिराए। तो उस दिन क्यों नहीं बता दिया कि पाकिस्तान का इतना नुकसान हुआ है, और फिर किस चीज को वो कह रहे थे कि नुकसान हो जाता है जहाजों का? तो वो कौन से जहाज थे? अभी जो वीडियो उन्होंने डॉक्यूमेंट्री बनाई है, एक जहाज का भी जिक्र नहीं है। फिर वो टाइप बता देते, चले एक जहाज कोई और बता देते कि नहीं ये नहीं गिरा, राफेल नहीं गिरा, मिराज 2000 गिरा, MiG-29 गिरा, SU-30 गिरा, कोई और बता देते। कोई नुकसान उन्होंने आज तक बताया कोई अपने? वो तो एक भी नहीं क्लेम कर रहे। मैं अपनी डॉक्यूमेंट्री, इंडियन आर्मी ऑफिसर्स आजकल क्यों ऑपरेशन सिंदूर पर तकारीर कर रहे हैं 1 साल बाद? मैंने वो भी सुनी है जिसमें वो कह रहे हैं कि हमने तो उनके एटॉमिक प्लांट पर भी बम ब्रह्मोस मार दिया था। व्हाट इज द सेंस इस वक्त ये गुफ्तगू करने की? ये तो लॉस्ट एपिसोड नहीं, आई थिंक प्रेशर बहुत है। साल गुजर गया, अभी तक देखें लोग रिजल्ट जानना चाहते हैं। AP सिंह उनके जो एयर चीफ मार्शल थे पिछले वाले वो रिटायर हो गए, और वो ज्यादा दूर नहीं है। वो 9 अगस्त को पहली तरफा मीडिया पे फॉर्मली आए थे, और 9 अगस्त को आकर उन्होंने कहा था हमने पाकिस्तान के 5-6 जहाज गिराए हैं। 5-6 तकरीबन 90 दिन बाद बता रहे हैं। अच्छा, उनको अभी तक ये भी नहीं किसी ने बताया था 5 है या 6 है। फिर वो 2 महीने और गुजर गए, यानी टोटल 5 महीने हो गए जंग को। तो फिर वो दोबारा तशरीफ लाए, तो उन्होंने कहा हमने 10-12 मारे हैं, और शायद उसमें बड़ा वाइड बॉडी भी है, शायद उसमें F-16 भी है। एयर चीफ को 5 महीने बाद नहीं पता था। हमारे एयर वाइस मार्शल को 11 मई को पता था, जब उसने एयर वाइस मार्शल औरंगजेब ने ब्रीफिंग की थी, जहाजों के रैकेज बताया था, कोऑर्डिनेट्स बताए थे, टाइप ऑफ एयरक्राफ्ट बताए थे, रेडियो कॉल सुना दी थी। और क्या करें? मैं डॉक्यूमेंट्रीज बनाता हूं, मैं पूरा साल जाता रहा मुख्तलिफ ऑपरेशन, मुख्तलिफ मौकों पर ऑपरेशन। तो मैं गया, मैंने ब्रीफिंग को अटेंड किया, मैंने वो सबूत देखे। मैंने अभी 6 मई को एक वीडियो अपलोड की थी, द 8-0 रियलिटी। तो वो बेस्ड थी ऑन द फैक्ट एंड डाटा। लेकिन इंडिया ने आज तक कोई ये बताया, जिस तरह एयर वाइस मार्शल औरंगजेब ने ब्रीफिंग की थी कि ये जहाज थे, ये रेडियो कॉल थी, ये पायलट आपस में बातें कर रहे हैं, यहाँ रैकेज गिरे हैं, ये टाइप के जहाज हैं। तो आई थिंक प्रेशर उन पर बहुत है। उनको बजट अपना चाहिए, दोबारा उनको रिवाइव करना है एयरफोर्स को, वो स्पीड चाहिए, और वो हमेशा की तरह एज यूजुअल ब्लेम गेम करते हैं। बट डजंट मेक, ये पुराना जमाना नहीं है मुजम्मिल साहब। जब PTV होता था एक चैनल पर, हम 6 बजे ऑन होता था, 9 बजे खत्म हो जाता था खबरनामे के बाद। आपके हाथ में डिवाइस है, आप दुनिया घुमाते हैं, उसी वक्त आप गूगल कर लेते हैं और दुनिया को पता लग जाता है। तो आई थिंक दे नीड टू कम बैक द प्रूफ। और पाक फिजाइया का आपने पूरे साल में कोई रिप्रेजेंटेटिव देखा ही नहीं होगा। एयर चीफ तो छोड़े, बड़ी दूर की बात है कि एयर चीफ मीडिया पर आए। वो छोटी सी जो कंट्रीब्यूशन मेरे जैसे लोग हैं वो करते रहते हैं आफ्टर हैविंग फाउंड द फैक्ट्स। हाँ, नहीं, एयर चीफ तो बिल्कुल नहीं है। अच्छा, अब थोड़ा टर्की सीरिया पर भी बात कर रहे हैं। आप उसको फॉलो कर रहे हैं? क्या देख जी, रहे हैं मैं टर्की, सीरिया और इजराइल? टर्की ने अपने काफी मिलिट्री एसेट सीरिया में मूव किए हैं, और वहाँ एक स्टैंड ऑफ की नजर आ रही है इजराइल के साथ। मुजम्मिल साहब, मेरा ख्याल ये है कि जब सीरिया में असद हुकूमत थी, बशर अल असद की, तो वो एक एलिमेंट ऑफ स्टेबिलिटी तो था, उस पर तनकीद की जा सकती है, और वो इस वक्त डिबेट का पॉइंट नहीं है। उस वक्त बहुत ज्यादा प्रॉक्सी ईरान की जो थी, हिजबुल्लाह और हमास की शक्ल में, वहां उसके इन्फ्लुएंस थे, फुटप्रिंट्स थे। जब से वहां से हुकूमत गई है, जो जाहिर है बाय डिजाइन गई है, और डिजाइन करके बशर अल असद को निकाला गया, इजराइल चाहता था कि उसको अपना इन्फ्लुएंस के नीचे ले आए। तो ये एक बफर कंट्री है बिटवीन तुर्की एंड इजराइल। इजराइल का मैं इसलिए कह रहा हूँ, जो गोलान की पहाड़ियां हैं, वो अगर वहां से डिस्टेंस लें, ये अल जहूर बेस है जहां पे इन्होंने हमला किया है एयर बेस पर, वो तकरीबन 370 किलोमीटर के करीब बनता है गोलान पहाड़ियों से, और तकरीबन तुर्की के बॉर्डर से 75 किलोमीटर वो बेस है। जाहिर है तुर्की चाहता है कि ये मुल्क स्टेबल रहे, और एंटी तुर्की हुकूमत यहाँ ना कोई आए, क्योंकि तुर्की को पता है कि अगर यहाँ एंटी तुर्की कोई हुकूमत हुई तो जाहिर है वो इजराइल की इंटरेस्ट को टो करेगी, और फिर वो जो बफर एलिमेंट है वो खत्म हो जाएगा। नंबर 1, इजराइल को ये पता है कि अगर यहाँ पे एक स्टेबल गवर्नमेंट आ गई और प्रो टर्की आ गई, तो यहाँ पे मेरा इन्फ्लुएंस खत्म हो जाएगा, और जो ग्रेटर इन्फ्लुएंस की मेरी जो है डिजाइन है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाएंगे। तो इजराइल चाहता है कि ये क्यास रहे, अनगवर्नेबल रहे, डिसइंटीग्रेटेड रहे सीरिया बुनियादी तौर पर, और तुर्की चाहता है कि स्टेबल गवर्नमेंट हो जो लोगों की मांगों के मुताबिक हो, और जाहिर है प्रॉस्परस हो। ये दोनों का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ये है बुनियादी तौर पर सीरिया का। और जो उन्होंने हमला किया है, कहा जाता है कि एक टर्किश डेलीगेशन ने विजिट किया था उस बेस को, अल जहूर बेस जो है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, वो अल जहूर बेस बुनियादी तौर पर अगर वहां पे टर्किश इन्फ्लुएंस हो जाता है तो इजराइल बहुत अनकंफर्टेबल होता है उससे। वो समझता है कि तुर्की के जो एयर डिफेंस वेपन्स हैं, अर्ली वार्निंग है, बहुत ज्यादा एक विजिबिलिटी आ जाएगी तुर्की के पास। अगर इजराइल कोई प्लान करता है गोलान की तरफ से कोई हमला करने की, सीरिया पर करे, तुर्की पर करे, और इवन ईरान पर करे, तो वहां एक रेडार सेंसर्स कह लें, सैटेलाइट्स कह लें, सबकी मदद से तुर्की की विजिबिलिटी बहुत बढ़ जाएगी। तो आई थिंक ये क्लैश ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है बुनियादी तौर पर। अभी तो टर्की ने अपनी चीजें सीरिया पहुंचानी शुरू कर दी हैं।
फिर तो ये बुर्दगान जी रुके नहीं है। जी जी, वो नहीं रुके, बिल्कुल नहीं रुके। मैं भी देख रहा था, उन्होंने कोई ब्रिजिंग इक्विपमेंट भेज दिया, उनके बहुत बड़े बड़े मैसिव ट्रक्स गए हैं। वो उनको मैसेज यही देना चाह रहे हैं। और जो इजराइल ने अटैक किया था, बाय द वे, वो भी शहर पर नहीं किया था, उन्होंने उस बेस पर किया था, अल जहूर एयर बेस, और जो शेड्स और जो स्टोरेज फैसिलिटीज होती हैं उनको किया था, ताकि कोई अगर तुर्की की कोई डिप्लॉयमेंट हो तो उसको डिनाई किया जा सके और प्रीएम्प्ट किया जा सके। लेकिन जैसे मैंने कहा कि तुर्की की इंटरेस्ट डिफरेंट है और इसराइल की इंटरेस्ट ऑल टुगेदर डिफरेंट है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि तुर्की डिटर होगा। और तुर्की को एक और बात भी बड़ी इंपॉर्टेंट करते चलें कि तुर्की को भी ये क्लियर है कि कल को अगर अमेरिका को ये चॉइस करना पड़ा बिटवीन इसराइल एंड तुर्की, तो वो इसराइल का साथ देगा। और हमारा जो मुआहदा हुआ है तीनों मुल्कों का, उसमें भी एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन इस चीज का है कि मिडिल ईस्ट को भी ऑलमोस्ट नहीं वो कंफर्ट लेवल दे सका अमेरिका। अगर नेटो में होने के बावजूद अगर तुर्की का कभी चॉइस नहीं होना अमेरिका की तरफ से एज अ फर्स्ट प्रायोरिटी ओवर इसराइल, तो जाहिर है इसराइल के अगर अटैक की सूरत में तुर्की को पता है कि एक मुसलमान मुल्क पाकिस्तान है जो पीछे आएगा, सऊदी अरब फाइनेंशियल मसर लेकर आएगा, और ये जो जोग्राफियाई तौर पे वो अपने आप को सिक्योर कर रहा है बफर के तौर पे सीरिया को, ये उसी की स्ट्रैटेजी लगती है कि वो अपने आप को सिक्योर कर रहा है, जो कि लॉजिकल है। लेकिन अमेरिका ने तो सीरिया को टेररिस्ट लिस्ट से निकाला है, अभी तो वो बैलेंस खेल रहा है अमेरिका। अभी तो इसराइल और सीरिया के दरमियान वो बैलेंस रख रहा है। अभी ऐसा नहीं लग रहा कि वो इसराइल के कहने पे सीरिया को बलशरा को भी निकाला और अब पूरा सीरिया को भी निकाला उन्होंने टेररिस्ट लिस्ट से। देखिए, जब तक बशर अल असद माइनस हो गए हैं तो अमेरिका को बुरा नहीं है ये डील, क्योंकि वो तो ऑलमोस्ट उनका अमेरिकन का ख्याल था और इजरायलियों का ख्याल था कि वो रशियन इंटरेस्ट और नॉन वेस्ट की लॉबी को ज्यादा सपोर्ट करते हैं। दैट मीन्स उनका ख्याल ये था कि ये अमेरिका की इतनी सपोर्ट नहीं करते। इसराइल के एक्सपेंशनिस्ट डिजाइन के अंदर सबसे बड़ी रुकावट बशर अल असद थे। चाहे और जगहों पे आप इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन एक एलिमेंट ऑफ कॉन्फिडेंस था एक हुकूमत का अपना, कि उनकी ये रिजॉल्व था जिसकी वजह से इसराइल क्यों कामयाबी नहीं हो रही थी। और अब इसराइल क्योंकि पेनिट्रेट करना चाहता है, तुर्की उसको डिनाई करना चाहता है, तो अमेरिका मेरा नहीं ख्याल अभी उसको टेररिस्ट डिक्लेयर करेगा, क्योंकि वो बशर अल असद तक तो वो चाहते थे। लेकिन अब उनको जो भी रजीम है एट द मोमेंट, क्योंकि डिसइंटीग्रेटेड है, उतनी गवर्नेबल नहीं है जिस तरह पहले थी, तो ये अमेरिका को सूट करती है इस तरह डिस्टर्ब जो सीरिया है। आप देख रहे हैं सीरिया की सरजमीन पर तुर्की इसराइल लड़ाई? नहीं, मेरा ख्याल है डेटरेंस तक रहेगा। मेरा नहीं ख्याल कि तुर्की की काबिलियत बहुत है। मैं खुद वॉर कोर्स तुर्की में कर चुका हूँ, इस्तांबुल में, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं तुर्कों को जानता हूँ काफी तरीके से। टर्किश लैंग्वेज भी मैं कोर्स किया था तो टर्किश लैंग्वेज भी बोल लेता था उस जमाने में तो अच्छी। लेकिन मेरा नहीं ख्याल, तुर्कों में एक बहुत बड़ा एक एलिमेंट ऑफ प्राइड है, उनकी कैपेबिलिटी बहुत ज्यादा है और अमेरिका नहीं चाहेगा कि ये कन्फ्रंटेशन हो। लेकिन डिटरेंस तक रहेगा, कोई ना कोई वर्केबल सोल्यूशन निकल सकता है, लेकिन मैं स्ट्रेट अवे ऑन कॉन्फ्लिक्ट या कोई जंग शुरू होते नहीं देख पा रहा। अच्छा, एक मैं इंडियन मीडिया को फॉलो कर रहा था, चंद दिन पहले पूरा इंडियन मीडिया शोर मचा रहा था कि 60 घंटे चाइनीज और टर्किश ट्रांसपोर्ट मिलिट्री ट्रांसपोर्ट प्लेन्स नूर खान एयरबेस पे उतरते रहे हैं और चीजें उतारते रहे हैं। बड़ी लंबी डिप्लॉयमेंट हुई है पाकिस्तान में। सब फेक था या कुछ हुआ? नहीं, मैं कुछ नहीं वेरीफाई करने की पोजीशन में, मेरे नॉलेज में नहीं है। मैंने कहा आप डाटा शेटा देख लेते हैं ना, शायद आपको उससे अंदाजा हुआ हो। उन्होंने तो कुछ जहाजों की नहीं, तस्वीरें भी चलाई कि ये नहीं चाइनीज मेरे ये नॉलेज। टर्किश की ये जो है ये नूर खान एयरबेस पे बहुत ज्यादा डिप्लॉयमेंट हुई। आजकल बहुत ज्यादा फेक भी चल रहा है और पाकिस्तान को जान के मलाइन भी किया जाता है, उसको भी फैक्टर को जेहन में रखना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान जब से ये हमारी एफर्ट की वजह से, सीडीएफ की वजह से और बाकी एफर्ट जो हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप ने किया, हम क्योंकि रेलेवेंट हुए हैं तो दुनिया बहुत ज्यादा हमें सस्पिशियस करने पे भी तुली रहती है। तो इसलिए हमें वो एलिमेंट भी देखना होता है कि ये कहीं हमें मलाइन करने की कि पाकिस्तान क्रेडिबल नहीं है, पाकिस्तान अभी भी प्रो चाइना है, पाकिस्तान अभी भी प्रो टर्की है। तो आई थिंक हमें उसका भी ध्यान रखना है कि ये फेक बहुत एलिमेंट आजकल पाकिस्तान के खिलाफ चल रहा है। ठीक। अच्छा, एक और है कि ये जो मक्का एग्रीमेंट हुआ है, डिफेंस एग्रीमेंट, इसकी एक्सपेंशन की बहुत बात हो रही है। कुछ लोगों की राय है कि ये 3 मुल्कों तक महदूद रहना चाहिए, कुछ की राय है कि इसको बढ़ाते रहना चाहिए। आप क्या समझते हैं, इसको 3 मुल्कों तक महदूद नहीं रहना चाहिए? देखिए, कम मुल्कों तक एडवांटेजेस भी होते हैं, डिसएडवांटेज भी होते हैं। एडवांटेज मैं पहले अर्ज कर देता हूँ। जब कम मुल्कों की होता है, जो कि 3 है, वो रिलेटिवली मैनेजेबल होता है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट 3-4 चीजें होती हैं मुजम्मिल साहब, जो एक मुआहदे में आपको एक दूसरे की तरफ लाती हैं। पहले मैं वो अर्ज कर देता हूँ, फिर उसकी रोशनी में हम बेहतर समझ पाएंगे मैं क्या अर्ज कर रहा हूँ। देखिए, बुनियादी तौर पर सबसे पहले आपका देखा जाता है कि आपको परसीव थ्रेट आपकी क्या है, उसमें एलिमेंट ऑफ कॉमनैलिटी है, नंबर 1। नंबर 2 देखा जाता है कि आपकी कन्वर्जेंस ऑफ नेशनल इंटरेस्ट है। थ्रेट हो सकता है हो, लेकिन नेशनल इंटरेस्ट में आप दूसरे के साथ ना आना चाहें, नंबर 2। नंबर 3 देखा जाता है अपनी स्ट्रेंथ क्या लेकर आएंगे आप।
यानी आपकी मिलिट्री माइट है, हम पाकिस्तान जैसे न्यूक्लियर है, पाकिस्तान हार्डन्ड मिलिट्री है, तुर्की के पास टेक्नोलॉजी है, तुर्की के पास एक्सपोजर वेस्ट है, सऊदी अरब के पास फाइनेंशियल मसला है। तो ये तीसरा एलिमेंट होता है कि आप क्या लेकर आएंगे साथ। चौथा और मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है कि क्राइसिस के वक्त कहीं आप बैक ऑफ तो नहीं कर जाएंगे। जब कोई आपको प्रेशर डाले, कोई वेस्ट डाले, सुपर पावर डाले, तो आप क्रेडिबल रहेंगे। ये चार चीजें होती हैं तो आप कन्वर्ज करते हैं टू एन एग्रीमेंट, जो बड़ी आइडियल है सऊदी अरब, पाकिस्तान, तुर्की के लिए। तो ये एडवांटेज है बहुत बड़ी कि इसको मैनेज करना बड़ा आसान है, क्योंकि कन्वर्जेंस नजर आती है हर जगह। और ना होने के बराबर इन तीनों मुल्कों के इरिटेंट्स हैं विद अमेरिका, रशिया एंड चाइना। ये भी आप एग्री करेंगे कि ये पांचवा एलिमेंट बहुत प्रोडोमिनेंटली होता है कि कल को एक मुल्क अमेरिकन इन्फ्लुएंस पे चला जाए और दूसरा रशियन इन्फ्लुएंस पे चला जाए तो ये सारा फिजल आउट कर देगा। तीन मुल्कों में ये मैनेज करना निस्बतन आसान है। हाँ, डिसएडवांटेज क्या है कि आप नंबर में 3 है। आप अगर कहीं डिप्लोमेटिक एफर्ट चलाना चाहते हैं, आप पर कोई क्वेश्चन करता है, तो आप 3 ही स्टैंड करेंगे एक दूसरे के लिए। जब आप एक्सपैंड करते हैं तो आपका एक डिप्लोमेटिक प्रेशर बढ़ जाता है, आपका लीवरेज बढ़ जाता है। फिर अगर खासतौर पर रीजनल ममालिक शामिल हो जाए तो जो फॉल्ट लाइन्स होती हैं वो कवर हो जाती हैं। जैसे मैं ख्वाहिशमंद हूं ईरान आ जाए इसके अंदर, मैं ख्वाहिशमंद हूं कि इजिप्ट भी आए और मुल्क भी आए। क्यों? क्योंकि फिर बाहर की जो फोर्सेस होती हैं उनको पेनिट्रेट करने का मौका नहीं मिलता। और मैं तो दुआगो इसलिए भी नहीं हूं, स्ट्रेटेजिकली भी ईरान को शामिल होना चाहिए, क्योंकि ये तो ईरान की मर्जी के मुताबिक ये हो रहा है। ईरान ये चाहता था कि एक्स्ट्रा रीजनल फोर्सेस यहां से निकल जाए, जिसका मतलब अमेरिका, इजराइल, जो भी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट है, वो इन्फ्लुएंस यहां से खत्म हो। तो खत्म होने के बाद जो वैक्यूम होगा, अगर आपको मुसलमान मुल्क ही फिल कर लें आपस में, तो इससे आइडियल क्या होगा? तो मेरा ख्याल है ये तो इन लाइन विद ईरान विश एंड डिजायर है, नंबर 1। तो ईरान भी शामिल अगर हो जाता है और भी ममालिक आ जाते हैं, तो फिर आप विजुलाइज करें और आप एग्री करेंगे कि जो इस एरिया में थोड़ी बहुत फॉल्ट लाइन्स होंगी वो जाहिर एलिमिनेट हो जाएंगी और आप खुद कंट्रोल करना शुरू हो जाएंगे। हाँ, इसके अंदर एक नुकसान ये होता है कि जब इतने ज्यादा मुल्क आ जाते हैं, आप स्ट्रेंथ जरूर बन जाते हैं, लेकिन कोई ना कोई कैपिटलाइज करके, इन्फ्लुएंस करके फिर डाइवर्ट अवे करता है, तो फिर आपके एक इमेज को, आपकी यूनिटी को और आपकी जो रेट होती है उसको नुकसान पहुंचता है। फिर आपके ख्याल में क्या होगा? बढ़ेंगे मुल्क, मेरा ख्याल है डेफिनेटली ज्यादा होने चाहिए मुल्क। मैं अभी भी इसके हक में नहीं हूं कि कम हो। कम तो सिर्फ मैंने एक फायदा बताया था कि एडवांटेज होता है, मेंटेनेबिलिटी उसकी ज्यादा आसान होती है, रिस्पॉन्स ऑप्शन जैसे ज्यादा। इजिप्ट के बारे में ये राय है कि वो काफी इसराइल के करीब है, तो पहले फेज में इजिप्ट को इसीलिए नहीं शामिल किया गया कि वो इसराइल के बहुत करीब है, लेकिन टर्की का वोट तो इजिप्ट के हक में है। नहीं, इजिप्ट का तो यहां तक भी मैंने सुना है, जो मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, पॉसिबली कि बहुत ज्यादा उसको इन्फ्लुएंस किया गया था कि वो भी ना ज्वाइन करे इंडिया की तरफ से और इसराइल की तरफ से। जाहिर है एक वाहिद मुल्क है जिसका बॉर्डर लगता है इजिप्ट का इसराइल के साथ। तो आई थिंक इंडिया अपना इन्फ्लुएंस ट्रेड का भी और बायलैटरल और डिप्लोमेटिक एक्सर्ट कर रहा था कि भाई वो भी ना शामिल हो। लेकिन लॉजिकली है कि वो शामिल वो भी होना चाहिए, मिडल ईस्ट के ममालिक को भी शामिल होना चाहिए जो हो सकते हैं, एंड स्पेशली ईरान की जो एप्रीहेंशन खत्म हो जाएंगी जब आपको ये पता लगेगा। तो मैं तो अक्सर कहता हूं कि ये डिफेंसिव मुआहदा है। मैं तो दरवाजे पे बैठा हूं गन लेके, मेरा दरवाजा कोई तोड़ के अंदर आएगा तो मैं फायर करूंगा। मैंने तो ये कहा है, मैं तोड़ के दरवाजा अपना खोल के बाहर जाके किसी पर फायर नहीं कर रहा। तो अगर ये इसकी पोस्चरिंग एक डिफेंसिव नेचर की है तो किसी को अनईजी नहीं होना चाहिए। पर अरब अभी ईरान को तो शामिल करने पर राजी नहीं होंगे, बहुत फासला है अरबों और ईरान में। अभी नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। मैं बिल्कुल समझता हूं कि फौरी तौर पर नहीं होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में जब अमेरिका की जंग खत्म हो जाएगी, एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से ईरान कम बैक करेगा, तो ईरान को वो जो ट्रस्ट डेफिसिट हुआ है मिडल ईस्ट के ममालिक के साथ, उसको ब्रिज करना चाहिए। उनको ये कॉन्फिडेंस और अश्योर करवाना चाहिए कि मैं आपको बुली नहीं करूंगा, मैं इसके रीजनल एक नॉन फैक्टर जरूर, लेकिन मैं इसलिए नहीं करूंगा कि आपकी डिजाइन को, आपकी हुकूमतों को, आपका इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर, टूरिज्म को मैं हिट करूं। तो आई थिंक ईरान को ये ऑब्लिगेटरी है कि जब भी जंग बंद हो उसको ब्रिज करना चाहिए गैप। जब वो ब्रिज होगा तो मैं अभी नहीं फोर्स ही कर रहा कि फौरी तौर पर, लेकिन लॉन्ग टर्म में मेरा ख्याल है जब अगर अमेरिकन फोर्सेज यहां से कामयाबी से वो निकल जाती हैं फ्रॉम द ईरानियन परस्पेक्टिव और मिडल ईस्ट के ममालिक को वो गैप ब्रिज कर लेता है ईरान, तो मेरा ख्याल है कि ऑब्वियसली इट्स ऑन द कार्ड्स, लेकिन फौरी तौर पर नहीं। इसमें टाइम लगेगा। जब इसको मैं कूलिंग पीरियड कहता हूं, ये कूलिंग पीरियड जब गुजर जाएगा, चीजें कूल डाउन हो जाएंगी, अमेरिका एब्जॉर्ब कर लेगा न्यू रियलिटी को, इजराइल को पता लग जाएगा कि वो नहीं कर सका, मुल्कों को नहीं लड़वा सका आपस में, तो आई थिंक नेचुरली है कि मुसलमान मुल्कों को कन्वर्ज करना चाहिए एक दूसरे की तरफ। थैंक यू वेरी मच चिश्ती साहब हमारे साथ बात करने का। इट वाज प्लेजर टॉकिंग टू यू। थैंक यू। थैंक यू सो मच।